अगर कोई आपको बोले कि आपको बस ये काम करना है, चाहे इसके लिए आपको नाम मिले या ना मिले, चाहे इसके लिए आपको कीर्ति मिले या ना मिले, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं क्यों करूं? मैं क्या करूं? मैं किसके लिए करूं? और उससे मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन एक शख्स है जो अपने फील्ड में एक काम बार बार करता रहा, शांति से अपना काम को अंजाम देता रहा, और बाद में जब वो चला गया तब दुनिया को पता लगा कि उन्होंने क्या कारनामे कर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कहानी चैंपियन की। यस, और उसमें हम बात कर रहे हैं भारत के लेजेंडरी बैट्समैन राहुल द्रविड़ के बारे में। जी हाँ मित्रों, राहुल द्रविड़ 11 जनवरी 1973 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ। मराठी समुदाय से आते थे, लेकिन परिवार को जल्दी बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। पढ़ाई और क्रिकेट का सब कुछ बेंगलोर से ही सीखा। कर्नाटक को ही अपना होम स्टेट बनाया और वहीं से रणजी खेलना स्टार्ट किया साल 1991 में। और फिर जब बारी आई भारत के लिए खेलने की, तो अपनी कई सारी प्रतिभाओं का उसने परिचय दुनिया को दिया, और उसमें से हमें बहुत कुछ सीखना है। मुख्य तो 5 बात उसमें से सीखनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ हमें सिखाते हैं कि हमें मिस्टर डिपेंडेबल बनना चाहिए। कैसे? तो अपनी दुनिया में और ये जो आसपास के लोग होते हैं ना, उसको लगना चाहिए कि इनके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा कब हुआ? तो 2001 का वो साल था। ईडन गार्डन सबको याद होगा, सबको याद होगा। उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ पारी जो होती थी वो 281 रन यानी 281 रन वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए थे। एक 19 साल का लड़का आया, 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो विजयी रथ था उसको वहां पे रोक दिया। लेकिन एक गुमनाम नाम वो भी था राहुल द्रविड़, जिन्होंने वो वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर 14 घंटे यानी पूरे 2 दिन तक बैटिंग की और 180 रन बनाए। साथ ही साथ भारत को हार के मुंह से जीत की ओर ले गया। तो इसीलिए उस दिन से राहुल द्रविड़ को मिस्टर डिपेंडेबल बोला गया। और मिस्टर डिपेंडेबल ऐसे ही नहीं थे, दुनिया में किसी भी लोगों से आप पूछ लो तो दुनिया यही कहती थी, राहुल द्रविड़ के बारे में जानने वाले लोग यही कहते थे कि चाहे जब तक राहुल द्रविड़ क्रीज पर खड़े होते हैं तब तक इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। और दूसरी क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो राहुल द्रविड़ बहुत ही विनम्र है, और उससे विनम्रता सीखनी चाहिए। साल 2016 में जब वो भारत के साथ, भारत अंडर 19 टीम के साथ थे, तब वो चले गए एक विश्व कप खेलने के लिए। और पहला ही होमवर्क मैच जहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है आमतौर पे, और भारत के लड़कों ने, भारतीय टीम ने कनाडा के टीम के सामने वो वार्म अप मैच खेलना था। तो वार्म अप मैच में भारत 372 रन से कनाडा को हरा देता है। कनाडाई खिलाड़ी बहुत ही हताश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ उनको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला है, आपने जो मेहनत की है ना, उस हिसाब से भारत ने, टीम ने उससे 10 गुनी मेहनत की है। इसी के कारण आपको करारी हार सहनी पड़ रही है। और आप भी अगर इतनी मेहनत करने लगोगे, जितनी आउटडोर इंडोर प्रैक्टिस भारतीय टीम करती है उतनी प्रैक्टिस आप भी करने लगोगे, तो आप भी एक दिन इसी तरह की कोई बड़ी टीम को हरा सकते हो, इतने बड़े मार्जिन से भी हरा सकते हो। और फिर तो क्या बात हुई, कनाडाई टीम के जो उस समय अंडर 19 के वाइस कैप्टन थे मिराज पटेल, उसने बोला कि जब द्रविड़ सर हमारे ड्रेसिंग रूम में आए तो हमारे लिए तो ड्रीम्स कम टूर था, जैसे जिसको हम जानते थे कि यार सपना होता है इतने बड़े प्लेयर को मिलने का, और जब आकर आपको वो मोटिवेट कर जाए, वो विनम्रता से मोटिवेट कर जाए, वो हम्बल दिखाए, तो लगता है कि नहीं, आपने कुछ अचीव किया है। और यही विनम्र स्वभाव था कि राहुल द्रविड़ बारीकाई से अपना काम करते रहते थे। चाहे वो अपना डेब्यू मैच हो, डेब्यू मैच में 95 रन इंग्लैंड की धरती पे बनाए थे, और वो भी उस समय जब भारत पहला मैच हार चुका था, और दूसरे मैच में संजय मांजरेकर इंजर्ड होने के कारण राहुल द्रविड़ को बैटिंग करने का मौका मिला था, और वो भी नंबर 7 पे। लेकिन तभी सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता ने वो एक जो पारी खेली थी, शतकीय पारी, जिससे
राहुल द्रविड़ की पारी दब गई। वही बात 2001 की कीजिए तो ईडन गार्डन में जितना रोल्स ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए वीवीएस लक्ष्मण का था, जितना हरभजन सिंह का था, उतना ही ज्यादा रोल राहुल द्रविड़ का था। और बात की जाए रिकॉर्ड्स के बारे में तो चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में भले सचिन तेंदुलकर आगे है, लेकिन जब सबसे ज्यादा गेंद खेलने की बारी आती है या तो सबसे ज्यादा क्रीज पर टिकने की बात आती है तो राहुल द्रविड़ उसमें सबसे आगे थे। और जब एक बार राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि राहुल द्रविड़ आपके सारे रिकॉर्ड्स है लेकिन आपका कहीं इतना नाम नहीं है जितना सचिन तेंदुलकर का नाम है, तब उन्होंने वो पत्रकार को बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि चाहे मेरा नाम बने या ना बने, लेकिन जब मेरे पोते होंगे और मुझसे पूछेंगे दादाजी आपने क्या किया, तो मैं उसे खुशी से गर्व से कह सकूंगा कि मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला है। यही उनकी विनम्रता दिखाती है। मित्रों, एक और बात बोले तो सबसे बड़ा राहुल द्रविड़ में है, वो बात है अपॉर्चुनिटी को काउंट कर लेना। आपके सामने जीवन में हर साल अपॉर्चुनिटी आती है, हर बार अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप हर बार काउंटिंग नहीं कर सकते। जब आपको बोला जाए ना कि ये अपॉर्चुनिटी है तो वो काउंट कर लेनी चाहिए। जब राहुल द्रविड़ नंबर 7 पे बैटिंग करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए उसको नंबर 3 पे भेजा गया, तो एक बार सौरव गांगुली कैप्टन थे। सौरव गांगुली ने पूछ लिया, यार द्रविड़ आप नंबर 3 पे बैटिंग करने जाते हो, कभी पहली बॉल पे कोई आउट हो जाता है, कभी तीसरी बॉल पे आउट हो जाता है, आपको अभी तो पूरा मैच शुरू ही नहीं हुआ होता है और आपको बैटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप डरते नहीं हो? तो राहुल द्रविड़ ने बोला, डर उसी को लगता है जिसको अपॉर्चुनिटी काउंट करनी नहीं आती है। मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है, जितना प्रेशर होता है ना उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर वहीं पे जाके मैंने वो अच्छे रन्स बना दिए, अगर वहीं पे जाके मैंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे दिया, तो दुनिया मुझे काउंट करने लगेगी। ये थी अपॉर्चुनिटी काउंट करने वाली बात। तो राहुल द्रविड़ कभी भी मौके को नहीं चूकते। राहुल द्रविड़ को एक बार ऐसा बोला गया कि आप वनडे टीम के लायक ही नहीं हो, आप वनडे टीम नहीं खेल सकते। साल 2003 का था, भारत को विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। कप्तान सौरव गांगुली और कोच जॉन राइट थे। उन्होंने बोला कि द्रविड़ आपकी जगह टीम में नहीं बनती है, आपको अगर वनडे टीम में खेलना होता है ना तो आपको बतौर विकेट कीपर खेलना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ ने मान लिया कि अगर मेरे को वनडे खेलना है तो विकेट कीपिंग करनी है, तो उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स ले लिए और कड़ी मेहनत की, और वर्ल्ड कप ही नहीं पूरे 2 साल तक वो बतौर विकेट कीपर वनडे टीम में खेलते रहे। तो अब जो मुश्किलें आती है तो उसके भाग जाने से अच्छा होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी काउंट कर लो और अपॉर्चुनिटी के तहत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते जाओ। लाइफ आपको कभी रुकने नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात होती है पैशन। आप कितना पेशेंस रख सकते हो वो भी दर्शाता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेस हो जाते हो। ये वो दौर था जब राहुल द्रविड़ खेलने निकले थे भारत के लिए, जब विश्व में बहुत तेज गेंदबाज थे, चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे सोन पोलक हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे स्टीफन हार्मिसन हो। ऐसे कई तेज गेंदबाज थे जिसके सामने राहुल द्रविड़ को खेलना था। लेकिन मुझे शोएब अख्तर की एक बात वो याद आती है। शोएब अख्तर बोलता था, 160 की गति से मैं दौड़ता हुआ आके 160 की गति से वो गेंद फेंकता हूँ, राहुल द्रविड़ टक करके गेंद को 2 गज के भी दूर नहीं जाने देते हैं। और मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता था कि इतनी मेहनत करता हो, चाहे बाउंड्री से रनअप ले रहा हो, ऐसा शोएब अख्तर कहते थे कि इतना ज्यादा रनअप लेके आके 160 की गति से वो गेंद फेंकना, राहुल द्रविड़ टक करके रोक देते थे। तो कितना बड़ा पेशेंस था, कितनी बड़ी तैयारी की हुई होती है। और जब वो बोलते थे शोएब अख्तर कि वो जो रोक देता था ना, तो मेरे को ऐसा गुस्सा आ जाता था कि मैं अपनी लाइन भूल जाता था। ऐसा ही कुछ एक स्टीव ओ का मानना है। साल 2003 की वो बात है। भारत पहला मैच ब्रिस्बेन में खेलता है, ऑस्ट्रेलिया सरजमी, जहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी हारता नहीं था। भारत मुश्किलों से वो मैच ड्रॉ कर देता है। बारी आती है दूसरे टेस्ट मैच एडिलेड की। वहां पे बहुत सारे भारतीय फैन भी होते हैं और उस समय की ऑस्ट्रेलियन आक्रमण को देखा जाए, ग्लेन मैग्रा, ब्रैडली, कास्पर्सविच, गिलेस्पी ऐसे खतरनाक गेंदबाज। और बैटिंग की बात की जाए तो रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लेंगर, एक से एक बड़े नाम, और अपनी धरती पे खेल रहे होते, अपनी सरजमी पे खेल रहे होते।
पहली पारी ऑस्ट्रेलिया 550 से ज्यादा रन बना देती है। जवाब में भारतीय टीम बैटिंग करने उतरती है। 85 रन, 4 विकेट। भारत के आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे 4 बड़े विकेट चले जाते हैं। फिर वो जोड़ी वापिस आ जाती है जिन्होंने 2001 में कारनामा कर दिखाया था। जी हाँ, मैं बात करता हूँ राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की। एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने 300 रन तक ऑस्ट्रेलिया को एक भी विकेट नहीं दिया और विदेश की धरती पे जाके राहुल द्रविड़ ने अपना पहला दोहरा शतक, 233 रन बनाए। इतना ही नहीं, और जब ये 233 रन बनाए, साथ में वीवीएस लक्ष्मण ने भी 148 रन बनाए। इन जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लगभग 8 गेंदबाजों यानी लगभग 75% ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने बल्लेबाजी की, लेकिन किसी को मचक नहीं दी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे राहुल द्रविड़ नहीं रुके। जब बात आई दूसरी पारी की, भारत को 224 रन बनाने थे और तकरीबन 3 सेशन यानी 90 ओवर्स खेलने थे। इसमें भी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन जल्दी से विकेट गिर गए। राहुल द्रविड़ फिर एक बार हट गए, फिर एक बार 170 से भी ज्यादा गेंद खेले, 76 जितने रन बनाए और भारत को उस मैच जिता दिया। और जब बाद में स्टैटिस्टिक मालूम चला तो पता चला कि उस मैच में भी राहुल द्रविड़ ने तकरीबन 590 मिनट बैटिंग की थी और 600 से ज्यादा गेंदें खेली थी। जब स्टीव वॉ को पूछा गया, उस समय के ऑस्ट्रेलियन कप्तान से ऐसे बोला गया कि राहुल द्रविड़ की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं, तो स्टीव वॉ ने कहा कि आज राहुल द्रविड़ की इनिंग्स को देख के मुझे एक बात पक्का मालूम है, अगर दुनिया की किसी भी टीम को राहुल द्रविड़ के सामने खेलना है तो पहली 15 मिनट में राहुल द्रविड़ को आउट कर दीजिए। अगर वो 15 मिनट में आउट नहीं होते हैं ना, तो राहुल द्रविड़ का विकेट लेना भूल जाइए, सामने वाले की विकेट निकालते रहिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ फिर आउट नहीं होने वाले होते। और जो 2001 में जो इनिंग्स पे द हॉल राहुल द्रविड़ को नाम दिया गया था, जिसको कुछ संचय था, वो एडिलेड की इनिंग्स में किला बन के साबित हुआ। और ऑस्ट्रेलियन अखबार ही नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे अखबार ने उनको भारत का द वॉल यानी भारत का किला घोषित कर दिया। और वो सब अपने पैशंस, अपने नियमित वर्क से होता रहता है, अपने हार्ड वर्क से होता है। बात आती है 2006 की। 2006 सौरव गांगुली को कप्तानशी पे हटा दिया गया। कैप्टनसी की बागडोर संभालने लगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो अभी तक बहुत हम्बल थे, दुनिया ने उनकी बहुत खरी खुटी सुनाई, क्योंकि सौरव गांगुली उस समय भारत के ही नहीं दुनिया के जाने माने लोगों में से एक थे और दुनिया उनको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि दुनिया में 2003 में जो टीम शायद सुपर 6 या सेमीफाइनल तक का सफर तय नहीं कर सकती थी, उस टीम को सौरव गांगुली ने फाइनल खिलाया था, उस टीम को बनाई थी। और उनको जब कप्तानी से हटा दिया गया और कप्तानी जब राहुल द्रविड़ को दी गई, तो राहुल द्रविड़ के बारे में बहुत सारा सुनाया गया, लेकिन राहुल द्रविड़ ने क्या किया, चुपचाप से अपना काम करते रहे और वो इंग्लैंड गए। भारत के वो सिर्फ तीसरे कप्तान उस समय बन गए जब जिन्होंने इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीती हो। और इतना ही नहीं, अपना प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ ओडीआई सीरीज भी जीत ली। और इतना ही नहीं, जब बात आई 2020 खेलने की, तो 30 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके राहुल द्रविड़ को पता था कि वो T20 नहीं खेल सकते थे। उन्होंने सारे सीनियर्स प्लेयर्स को समझाया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, 2020 बहुत फास्ट खेल होता है और उनको नहीं खेलना है। तो सारे सीनियर्स को हटाकर एक यंग टीम को 2020 के लिए तैयार कर दिया। और जब उसे ऐसा लगा कि मैं अपनी कप्तानी में इतना कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं, अपनी बैटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, तब कप्तानी से भी खुद हट गए। और जब 2007 वो ओडीआई वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में भारत बांग्लादेश से हार गया, भारत श्रीलंका से हार गया, जो अभी तक आसमान छू रही टीम एकदम से धड़ांग करके फर्श पर गिर गई और सब जगह पे राहुल द्रविड़ के बारे में बात होने लगी। राहुल द्रविड़ को कप्तानशी से हटाने की बात होने लगी। राहुल द्रविड़ की टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, दुनिया भर के आलोचकों ने ऐसा बोला। राहुल द्रविड़ भी चुपचाप अपना काम करते रहे, अपने बल्ले से सारे जवाब देते रहे, अपने बल्ले से रन बनाते रहे। साल 2011 जब इंग्लैंड में ओडीआई खेलने की बात आई, भारत के पास बहुत सारे प्लेयर उपलब्ध नहीं थे। द्रविड़ को रिकॉल किया गया, आइए आप ओडीआई खेलिए।
द्रविड़ ने उसी समय मन बना लिया कि ओडीआई तो ये लास्ट सीरीज होगी, ओडीआई से रिटायरमेंट घोषित कर दिया। और जब 2020 के लिए भी बोला गया तो सिर्फ महज एक 2020 खेला और वहां से भी रिटायरमेंट ले ली। और जब लगा कि टीम बैटन दूसरों को देना चाहिए तो मार्च 2012 की वो बात है जब किसी को पता भी नहीं था, चुपचाप अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी। लेकिन यहां से नहीं हटके, मन में वो ख्वाब तो अभी भी था कि विश्व कप मैंने नहीं जीता है, मन में वो ख्वाब तो अभी भी था कि वेस्ट इंडीज जाके मैं फर्श पे गिर गया हूं, मन में वो ख्वाब अभी भी था, मन में वो ज्वाला अभी भी थी कि अभी भी मुझे कुछ करना है। और तभी बात हुई 2015-16 की। एनसीए में एक वैकेंसी हुई जहां पे भारत के डोमेस्टिक प्लेयर खेलते हैं, उनको सिखाने की बात आई। भारत के उस समय के जो बीसीसीआई अध्यक्ष थे और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने राहुल द्रविड़ को बोला, द्रविड़ आपसे अच्छा एनसीए को कोई कोच नहीं मिल सकता, युवा प्रतिभा को आपसे अच्छा कोई नहीं निखार सकता। और द्रविड़ ने भी खुशी से वो ऑफर स्वीकार किया और खुशी के साथ अपना हार्डवर्क स्टार्ट कर दिया। और जाते जाते हर एक स्टेट्स में घूमते रहते, हर एक रणजी मैच को एनालिसिस करते रहते, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर से प्लेयर को लेके आए, एनसीए में उसकी कड़ी ट्रेनिंग करवाई और 2016 अंडर 19 टीम को विश्व कप की फाइनल तक भेजा। लेकिन विश्व कप फाइनल हार गए। फिर क्या था, फिर से टीम बनाने में लगे। 2018 विश्व कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसी ऑस्ट्रेलिया में जहां से राहुल द्रविड़ को द वॉल नाम मिला था, उस ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो अंडर 19 विश्व कप को विजेता बना के लौटे। ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 टीम लौट तो आई, लेकिन द्रविड़ के मन में ख्वाब अभी भी बाकी था। द्रविड़ को अभी आसमान छूना बाकी था, जहां पे वो फर्श पे गिर गए थे वहीं से अर्श छूना अभी बाकी था। साल 2021 रवि शास्त्री विदाई लेते हैं भारतीय टीम से बतौर कोच। राहुल द्रविड़ को ऑफर किया जाता है, आप बतौर कोच भारतीय टीम के साथ जुड़िए। और राहुल द्रविड़ जुड़ते हैं। 2022 का विश्व कप, फिर से एक बार 2020 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, फिर से एक बार टीम बहुत ही हाई लेवल की क्रिकेट खेलती है और भारत को फेवरेट माना जाता था। लेकिन सेमीफाइनल में आते आते भारतीय टीम ढह जाती है, वो विश्व कप से बाहर हो जाती है। राहुल द्रविड़ कुछ बात नहीं करते हैं, बहुत सारी उसके बारे में बात लिखी जाती है। फिर आती है 2023 जून का महीना और 2023 जून में WTC चैंपियनशिप का फाइनल आता है इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पे। ये वही लॉर्ड्स का मैदान जहां पे राहुल द्रविड़ ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। लेकिन फिर बात आती है लॉर्ड्स के मैदान की बजाय द वॉल में खेला जाएगा WTC चैंपियनशिप का फाइनल। वहां पे भी भारतीय टीम हार जाती है। द्रविड़ की एक बार फिर आलोचना होती है। फिर द्रविड़ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 पे नजरें टिका के बैठे होते हैं। लगातार 10 मैच भारतीय टीम जीत जाती है। सबको लगने लगता है अहमदाबाद जाना है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को साथ खेलना है और कप लेके आ जाना है, बस इतनी सी बात होती है। फिर एक बार टीम हार जाती है। राहुल द्रविड़ फिर अपना हार्डवर्क स्टार्ट कर देते हैं। राहुल द्रविड़ अपने इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं और बीसीसीआई को बता देते हैं कि अब आगे वो कोच के बतौर काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी रोहित शर्मा बतौर कप्तान राहुल द्रविड़ को एक कॉल करते हैं कि शायद आप जो भी कोच के लिए काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ अगले 6 महीने यानी जून 2024 तक आप हमारे कोच रहिए। वो रोहित शर्मा जिसके दिल में भी मलाल था, वो भी नम आंखों से स्टेडियम से बाहर गए थे। उनको भी कुछ कर दिखाने का था और तभी दोनों ने डिसाइड किया कि जून 2024 तक मैं एज अ कोच काम करूंगा। और फिर बात आती है मार्च 2023 की। बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और जैसा उसमें बोलते हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टीम वेस्ट इंडीज में जो 2020 विश्व कप होने वाला है उसमें अपने झंडे गाड़ देगी। और वही बात राहुल द्रविड़ दिल में लगा लेते हैं और तब जाके जून 2024 की वो बात जब बतौर कोच राहुल द्रविड़ वहां पे 2020 विश्व कप जीतते हैं। और जो वेस्ट इंडीज में वो फर्श पे गिरे थे, जो वेस्ट इंडीज में उसको
बिल्कुल नकार दिया था, जहां पे उनकी बहुत बदनामी हुई थी, जहां पे उसकी बहुत आलोचनाएं हुई थी, वही वेस्ट इंडीज आज राहुल द्रविड़ को सत्कार कर रहा था, वही वेस्ट इंडीज आज राहुल द्रविड़ को नमन कर रहा था, वही भारतीय फैंस राहुल द्रविड़ को वेस्ट इंडीज के लौटने की एक बहुत बड़ी इंतजार कर रहे थे। और घड़ी आती है 4 जुलाई 2024 को, जब भारतीय टीम लैंड होती है दिल्ली में। बहुत सारा काम किया होता है। भारतीय टीम लैंड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और एक छोटी सा वो इंटरव्यू जिसमें नरेंद्र मोदी राहुल द्रविड़ को बताते हैं कि जीत का श्रेय जितना भारतीय टीम का है उतना ही टीम बनाने वाले आपको भी मिलता है। तब राहुल द्रविड़ बहुत ही सादगी से आंसर दे देते हैं, सर ये जीत इन लड़कों की है। मैंने ना तो एक बॉल खेला है, मैंने ना एक बॉलिंग की है, एक बॉल भी फेंका नहीं है, ना ही मैंने कैच पकड़ा है। मैंने तो सिर्फ एक ही बात बोली है, और वो क्या बात है, इनको जो कमियां थी, इनमें जो कम दिखाई दे रहा था, मैंने वो पूर्ति करने की ट्राई की है। मैंने वो सब कुछ दिया है जो इन लोगों के पास पहले से ही था, लेकिन उसको दिखाने की जरूरत थी, मैंने सिर्फ वही दिया है। और यही आंसर से भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी उसको नमन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक अगर आपका गुरु ऐसा हो जो आपको क्रिकेट की परिभाषा सिखा रहा हो, वो इतना सादगी से आंसर दे देता है, तो सोचिए उन्होंने क्या हार्डवर्क किया होता। और यही नहीं, वो एक बार अंडर 16 और अंडर 19 के बच्चों को एक सेमिनार में मार्गदर्शन दे रहे थे। एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि आपने कभी बांबू देखा है? बांबू उगने के लिए 5 साल और 3 महीने लगते हैं। और सब बच्चे जानते थे कि हाँ 5 साल 3 महीने लगते हैं। फिर राहुल द्रविड़ ने उससे पूछा कि बांबू 5 साल में कितना होता है? पूरा तो 90 फीट का होता है, 80-90 फीट का बांबू होता है, लेकिन वो 5 साल में कितना निकलता है? तो किसी ने आंसर नहीं दिया। राहुल द्रविड़ ने उनको बताया कि बांबू 5 साल में सिर्फ 1 या 2 फीट का होता है, और जब वो 3 महीना आगे का 3 महीना होता है ना, उसमें वो 90 फीट की हाइट ले लेता है। फिर उन्होंने उसका मर्म भी समझाया कि वो 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है ताकि आपको कोई हिला ना सके, आपको अपने स्थान से कोई गिरा ना सके। और जब वो जड़ मजबूत हो जाए एक बार, तो फिर आपको आसमान छूने की आजादी मिलती है, आपको कोई नहीं गिरा सकता है। बस ऐसे ही एक वर्ल्ड चैंपियन, चाहे बतौर कोच ही क्यों ना हो, एक चैंपियन की कहानी। और फिर नए एपिसोड में भी मिलते रहे एक ऐसी ही चैंपियन की कहानी लेकर। तो फ्रेंड्स, बिनो पोर्ट्स में हम वापिस एक और चैंपियन की कहानी लेके मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कौन से चैंपियन की कहानी सुननी है, चाहे मैरी कॉम, शीतल देवी, या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, योगेश्वर दत्त, किसकी कहानी आपको सुननी है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई चैंपियन की कहानी लेकर।